अरे तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया हो गए, तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 1 का ये है पार्ट नंबर 3, और जिसमें अपन आज देखने वाले हैं बहुत सारे नए टॉपिक्स। जिसमें पहला टॉपिक जो है आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो देखते हैं भैया अपना पहला टॉपिक जो कि बात करता है कि क्या इकोनॉमिक्स जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे थे ये एक साइंस है या आर्ट है। इसी से सिमिलर टॉपिक आपने देखा होगा आपके क्लास 12th में, जहां हम पढ़ रहे थे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है। या इसके पहले इकोनॉमिक्स के पहले आपने मैनेजमेंट की हमारी वीडियो देख रखी है, तो उसमें भी हमने यही सेम चीज डिस्कशन किया था कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है। सेम वैसे ही उन्हीं पैरामीटर्स पे हम इकोनॉमिक्स को जज करने वाले हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है या इकोनॉमिक्स दोनों है या दोनों भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो साइंस सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज एन साइंस, तो साइंस मतलब क्या होता है, रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, फैक्ट्स पे बात होगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, अपने को बहुत अच्छी तरीके से पता है। वैसे अगर हम आर्ट की बात करें, क्रिएटिविटी, ठीक है, एक चीज को अपन कितने अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हो जाता है हमारे आर्ट में। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या नहीं है। सबसे पहले तो साइंस मतलब यहाँ पे बताया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट हम इसमें करते हैं, फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड थ्योरीज। ठीक है, लॉ साइंस में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का लॉ, डार्विन, ये वो दुनिया भर की चीजें। और फिर अपन इन थ्योरीज को टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आ रही है, यानी पूरे वर्ल्ड पे एक जैसे ये प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ भैया ये ठीक है या नहीं है। तो कंक्लूजन के बारे में बात करें, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऑल्सो सेटिस्फाई द अबव 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस है ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं अपन कि वेदर ये जो साइंस है ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, अपन ने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस तो है, इकोनॉमिक साइंस है, मतलब इकोनॉमिक्स में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स इसमें होता है, वेरियस लॉज और थ्योरीज, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिटर्न्स टू स्केल, सारी चीजें इसमें होती है। फिर इसको अपन टेस्ट करके भी देखते हैं कि भैया ये पूरी जगह सेम इसका इंप्लीकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखते हैं अपन एक स्टेप और नीचे उतर के ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस में यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन करता है व्हाट इट इज बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। मतलब पॉजिटिव साइंस बोलते हैं कि कोई चीज कैसी है, ना कि वो कैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे पहनी हुई है टी शर्ट, ठीक है, ये टी शर्ट कैसी है, तो सर ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है। तो यहीं पे जो हमारा पॉजिटिव साइंस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, व्हाट इट इज, कि ये कैसी टी शर्ट है, ना कि व्हाट इट ऑट टू बी, यानी ये कैसी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, पर्पल होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ऑरेंज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अपन बात नहीं करते पॉजिटिव साइंस में। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज कैसी है। नेक्स्ट, इट डज नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट। ठीक है, वैल्यू जजमेंट्स में ये डील नहीं करता। वैल्यू जजमेंट मतलब क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इसके बारे में ये तोल मोल के चीजों को नहीं देखता, बस जो चीज जैसी है, क्यों है, कैसी है, बस इसी के बारे में ये डिस्कशन रखता है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे रॉबिन्स बाबा, इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, तो नॉर्मेटिव साइंस ठीक सीधा पॉजिटिव का उल्टा होता जाएगा। इट एक्सप्लेन्स व्हाट ought to be and what not ought to be, यानी क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, it does relates to value judgment। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, does not relate, दिख रहा है यहाँ पे does not relate, बट नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है कि it relates to valuable judgment, यानी ये डील करता है कि क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है या रॉन्ग है। ओके, आगे अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है। एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, तो अब आते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, अपन ने देखा कि भैया रॉबिन्स भाई साहब ने बोला कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, वेयर एज मार्शल बाबा ने बोला कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन है कि इकोनॉमिक्स बोथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है या नहीं है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन साइंस और आर्ट क्या होता है, यहाँ पे ये चीज दिया। आर्ट मतलब क्या, मैंने पहले ही बता दिया, क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा बेस होगा। अब साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है, साइंस जो है थ्योरेटिकल है, आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। साइंस मतलब टू नो, जानो, साइंस हमको क्या सिखाता है कि किसी चीज को कैसे जानना है, वेयर आर्ट टीचेस अस टू डू, किसी भी चीज को करना। इकोनॉमिक्स एज इन साइंस इज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन मेथोडोलॉजी एंड आर्ट इज इन एप्लीकेशन। तो इकोनॉमिक्स क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेथोडोलॉजी में एक साइंस की तरह है, बट एप्लीकेशन में क्या है,
आर्ट की तरह। कंक्लूजन की इकोनॉमिक्स भैया बोथ साइंस और आर्ट है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब सिंपल सा टॉपिक है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। क्या है, इसको भी जल्दी से फटाफट निपटा लेते हैं अपन। वेयर डिडक्टिव मेथड इज अ स्टैटिक एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड इज डायनेमिक। डिडक्टिव मेथड क्या है, स्टैटिक एनालिसिस, यानी क्या है बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस दिए आएंगे। वेयर इंडक्टिव मेथड क्या है, डायनेमिक है, ज्यादा ब्रॉडर चीजों को कवर करके चलता है और बहुत ज्यादा डायनेमिक है, यानी इसमें अपने को चेंजेस और डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। और डीप में देखते हैं डिडक्टिव मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड के दूसरे दूसरे नाम क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट, इन दिस मेथड द लॉ और थियोरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अजम्पशंस। इसमें अपन क्या है, कि अपन अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं रेदर देन बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स को उसमें घुसा देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल बातों से लेके पर्टिकुलर बातों तक जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोज डिडक्टिव मेथड, यानी पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये चीज को फॉलो करते थे। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, रीड कर सकते हो। अपन आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड पे। इंडक्टिव मेथड क्या है, तो भैया इसको हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं। अब स्टैटिस्टिकल मेथड इसको बोल रहे हैं, मतलब समझ में आ जाता है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर, स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह चीजें होंगी। वही पॉइंट नीचे लिखा है कि फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा, लॉज वगैरह जो भी इसके अंदर बनते हैं, ये फैक्ट्स के बेसिस में बनते हैं। ये कैसे जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसको फॉलो करते हैं। एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, काफी सिंपल एकदम खत्म। यहाँ पे दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। अभी तक अपन ने देखा इकोनॉमिक्स क्या साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट है, दोनों भी है, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। फिर उसके बाद अपन ने देखा डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड के बारे में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आगे अपन देखने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। काफी ज्यादा लड्डू टॉपिक, ठीक है। आपका क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यही से चालू होता है कि भैया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। इस चीज में तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है मतलब कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अपन कंज्यूम करते हैं डेली चीजों में, ठीक है, वो अपन कंज्यूम कर रहे हो, क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो अपन अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आगे अपन गुड्स जनरेट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। तो क्या हमको कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है, क्या अपने को कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ये वाली प्रॉब्लम क्या हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्निक लगानी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक रहेगी या कैपिटल इंटेंसिव, यानी लेबर से ज्यादा काम करवाना है या मशीन से ज्यादा काम करवाना है, ये चीज को डिसाइड करना। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है कि रिच के लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये बेसिक जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इसको बोलते हैं भैया। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो हो गई, बात अपने को करनी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी इसका सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, क्या है क्या नहीं है, बात करते हैं अपन पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक समझो हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है। हमारी प्रॉब्लम चल रही है कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, किसके लिए बनाए किसके लिए नहीं बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फंसे हुए हैं 2 ऑप्शंस के बीच में। तो क्या करना चाहिए, अगर ए को चुनेंगे बी को बुरा लगेगा, बी को चुनेंगे ए को बुरा लगेगा। तो क्या हम एक ऐसे नेक्सस पे आ सकते हैं जहाँ ए भी खुश है बी भी खुश है? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। किसकी हेल्प से आ सकते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से अपन वो पॉइंट पे आ सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, पहले इसके दूसरे नाम देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री पीपीबी, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पीटीसी, ये इन नामों से इसको बोला जाता है। क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है अपना पीपीसी, इसको पीपीएफ, पीपीबी और पीटीसी के नाम से भी बोलता है। ये बताता क्या है, तो पीपीसी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज that can be produced by an economy with the given resources and given technology। ये बात करता है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, या मैं कह लूं एक कंट्री में, उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम कौन सी ऐसी 2 कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, कौन सी ऐसी 2 कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं जिससे जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो पर्टिकुलरली सॉल्व हो जाए। उसके लिए अपना क्या है, यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा होगा, ये है आपका पीपीसी का कर्व। यहाँ पे आपका पहला प्रोडक्ट दैट इज बटर, यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा होगा गन्स, ठीक है। और ये आपका कर्व जा रहा है कुछ इस तरीके से लेफ्ट से राइट। कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर ए इधर है। 1-2 पॉइंट है जो आपको दिख नहीं रहे, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। जैसे मान लो ये अपन एक पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, इसको बोल दिए ई। एक इधर अपन पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गए एफ। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे। पीपीसी कर्व अपने को ये बताता है कि अपन
लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या कॉम्बिनेशन का गुड्स बना सकते हैं। अगर अपने को 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए हम कितनी क्वांटिटी किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको एक चार्ट की तरह ही मानो, ये अपना 0 हो गया, ये अपना 1, ये 2, ये ऐसे ऐसे अपना 3 4, ये समझो यहाँ पे 10 हो गया। ये लाइकवाइज वैसी 1 2 3 4 और ये अपना 10 हो गया। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे समझ लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसा अपने को कॉम्बिनेशन लेना है। अगर मुझे बटर ज़्यादा बनाना है तो बटर के लिए मेरे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा यूज हो जाएंगे, तो गन का जो प्रोडक्शन है मेरा वो कम हो जाएगा। अगर मैं बटर ज़्यादा बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो बटर यहाँ पे है, मेरा बटर यहाँ पे एकदम 10 पे है बटर, तो गन क्या है 2 पे आ जाएगी। बट अगर मैं बटर यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे 5 है, तो गन क्या है, थोड़ी सी गन बढ़ जाएगी, गन यहाँ पे मान लो 7 7 पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये 2 बना रहा हूँ, बटर 2 बना रहा हूँ, तो गन क्या हो जाएगी मेरी 10 पे आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझे देखना है कि मैं क्या चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। लाइकवाइज मैं अपने जो रिसोर्सेज है मैक्सिमम वहाँ पे दे दूंगा, और जिसकी मुझे कम ज़रूरत है मैं वहाँ पे दे दूंगा। अब मुझे अगर एक चीज़ बढ़ानी है तो दूसरी बट ऑब्वियस है वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो भी सारे पॉइंट है ई ई और सी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पॉइंट बता रहे हैं अपने पीपीसी पे कि अगर हम ये क्वांटिटी इस लेवल पे बनाएंगे तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज है प्रॉपर फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। ये पॉइंट ए क्या है, क्या यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही होगी वो अपन नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बट इस पॉइंट में क्या है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। ठीक है, पॉइंट ए क्या बता रहा है अपने को? पॉइंट ए बता रहा है कि हाँ अपन इस पॉइंट पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है। तो प्रॉपर यूटिलाइज कहाँ है? यहाँ पे इस पीपीसी में जहां कहीं भी आप पॉइंट रख दो उस प्रॉपर पॉइंट में सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होंगे। ठीक है सर, समझ गए। तो ये ई और एफ क्या है? ई और एफ ऐसे पॉइंट है जो अपन कभी भी अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, ई और एफ पे अपन कभी जा ही नहीं सकते। ये जो लाइन बन गई ये अपनी मैक्सिमम लिमिट है, ये अपनी लक्ष्मण रेखा है जिसको अपन पार नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर अपन यहाँ कहीं भी खेल सकते हैं, बट खेलना हमारे लिए प्रिफरेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है। रिसोर्सेज कहाँ यूटिलाइज है? इस लाइन पे यूटिलाइज है, और यहीं पे अगर हमारे सारे रिसोर्सेज जो है खत्म हो जा रहे हैं तो हम यहाँ आगे जाएंगे कैसे? जा ही नहीं सकते। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आपकी गाड़ी में है 5 किलोमीटर तक का पेट्रोल, यानी आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। तो आपका ये जो पीपीसी का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है? इस तरीके से, यानी आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो। क्या आप 3 किलोमीटर तक जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। 2 किलोमीटर तक जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। बट क्या आपकी गाड़ी में जब 5 किलोमीटर तक जाने का ही पेट्रोल हो तो क्या आप 10 किलोमीटर जा सकते हो? क्या नहीं। 7 किलोमीटर जा सकते हो? क्या नहीं। बस वही ये पॉइंट है अपने ई और एफ। ये क्या है? ये ऐसे पॉइंट है जो अपन अटेन ही नहीं कर सकते, इतना प्रोडक्शन अपन नहीं कर सकते। तो कितना कर सकते हैं? जो पीपीसी लाइन में आ रहा है ये अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी जहां भी पॉइंट बना लो सब प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट अंदर के पॉइंट में रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो पीपीसी लाइन पे अपने को कहीं पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाहर अपन कर ही नहीं सकते। समझ गए? गाड़ी वाले एग्जाम्पल से समझ गए होगे। 5 किलोमीटर तक जाने का पेट्रोल है तो उससे ज्यादा तुम आगे जा ही नहीं सकते, चाहे कितना ही कोशिश कर लो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। मेन पॉइंट्स क्या क्या है? मेन पॉइंट्स है कि भैया पीपीसी जो कर्व है हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट, कॉनकेव रहेगा ओरिजिन से, यानी ऐसे ये कर्व वाला देख रहे हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़े थे बचपन में साइंस में, तो ये कॉनकेव शेप का है। स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड क्या? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। ठीक है, ये जो तुमको दिख रहा होगा बी डी सी, ये क्या है? MRT है। ठीक है, हाँ जी सर, MRT है। अब ये जो चीज़ यहाँ पे सपोज ऑन पॉइंट डी, ये सब सिंपल बात है, पढ़ोगे समझ जाओगे इजीली, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिमेंबर के देख लो। अगर पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो समझ लेना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है भैया कांस्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। यानी अगर आपके पास एक लैंड है और लैंड में एक टाइम पे अगर आप सिर्फ गेहूं उगा रहे हो तो चावल से जो आप अर्निंग कर सकते थे वो आप नहीं कर सकते। एक रूम आपके पास है, अगर आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो तो जो आप उसको रेंट में देके पैसा कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हो, या अगर रेंट पे चढ़ा दे रहे हो तो सेल्फ ऑक्यूपाई करके आप जो उसका एडवांटेज ले सकते थे, यूज कर सकते थे, वो आप नहीं कर पा रहे हो। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर जीरो हो जाएगी तो ये पीपीसी कर्व हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अपना बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द कॉम्बिनेशंस विच लाई ऑन द पीपीसी कर्व आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैंने बताया पीपीसी कर्व में जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं चाहे कहीं पे भी ले लो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। उसके बाहर जो भी पॉइंट है वो इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी वो चीज अपन कभी बना ही नहीं सकते।
शिफ्ट ऑन द पीपीसी कर्व इज नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. एनी पॉइंट विच लाइज बिलो द पीपीसी कर्व इज पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बट वहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी इज वर्किंग बिलो द पीपीसी इंडिकेट दैट अनयूज्ड रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वो जो पॉइंट ए था मैंने आपको बताया कि वो अपन बना तो सकते हैं, बट वो क्या दिखा रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने को देखने को मिल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट यानी वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज आपके पास नहीं है. क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया. तो लाइकवाइज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीपीसी कर्व सॉल्व्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, ये अपन ने देखा कि अगर अपने पास एक प्रॉपर कर्व मिल जाएगा हमको, तो हम लाइकवाइज प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि हमको कौन से पॉइंट पे रह के काम करना है. ठीक है, वही पूरा पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक पॉइंट को जो व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस वाला था उसको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया. एक बार अपन रीड कर लेते हैं और प्रॉपरली लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं फिर. ओके, आगे. इफ वी कैन चूज अ पॉइंट ऑन पीपीसी कर्व देन we will be able to solve the first economic problem, that is what to produce. Since the chosen point on the PPC curve are utilizing all the resources fully and efficiently, now the question is how to land on a point on the PPC curve. ठीक है, बढ़िया चीज यहाँ पे बोल रहा है. यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर दिखा देता हूँ, ये पीपीसी कर्व अपन ने देखा. पीपीसी कर्व में हमको बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं. थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको. मिट जा, मिट जा, जा, नहीं मिट रहा है. ओके, सिस्टम हैंग हो गया. चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे तुम देख लो, तुमको क्या दिख रहा है, पीपीसी कर्व में तुमको 2-3 पॉइंट दिख रहे हैं, बी, ई और सी. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं. अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अपन कौन से पॉइंट पे रह के काम करें. ठीक है, हम कौन से पॉइंट पे रह के काम करें. यहाँ पे हम बी पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं. अब कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये अपन कैसे चॉइस करें, इसको अपने को देखना है. ओके, तो थोड़ा सा पीसी यहाँ पे क्रैश हो गया था, कोई बात नहीं, अपन वापस टॉपिक पे आते हैं. बोल रहा है कि पीपीसी कर्व में अपन किसी भी पॉइंट पे तो जा सकते हैं, बट कौन से पॉइंट में जाना है ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे. तो देखते हैं. यहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ तक. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लैंड अपॉन द पॉइंट ऑन अ पीपीसी कर्व. एडम स्मिथ ने बोला है, आइडेंटिफाइड एन इनविजिबल हैंड विच विल गाइड द इकोनॉमी टू रीच दैट convenient point. The invisible hand is nothing but the price system. If too little has been produced, demand for that good would exceed supply. This would push up the price of that good. This will induce the producer to produce more of that goods than other. Once we have solved the first question, what to produce, next question come up, how to produce. क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब अपने को कौन से पॉइंट पे आना है. सिंपल, अपने को प्राइस अपने को बता देगा. ठीक है, जैसी डिमांड चल रही होगी प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है, या प्राइस जैसी उस हिसाब से हमारी जो डिमांड है वो एडजस्ट हो जाएगी. इससे प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा कि उसको क्या चीज प्रोड्यूस करनी है या क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करनी है. तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे हो गया. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे प्रोड्यूस करना है. अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड एम्प्लॉय रिलेटिवली मोर लेबर एंड लेस कैपिटल. अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसका अपोजिट है. विच टेक्निक इज चूजन डिपेंडेड अपॉन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इफ लेबर इज चीप एंड कैपिटल इज एक्सपेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन. ठीक है, सिंपल यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अब अपने को लेबर ज्यादा लगाना है या मशीन ज्यादा लगानी है, तो ये डिपेंड करता है कि अपने को कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ रहा है. जो सस्ता पड़ेगा उसको लगा लेंगे. तीसरा क्वेश्चन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, तो कमोडिटी इज कंज्यूम्ड ओनली बाय पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर. व्हेन द प्राइस सिस्टम डिसाइड्स द प्राइस ऑफ लेबर, दैट इज वेज रेट, एंड द अमाउंट ऑफ लेबर टू बी एम्प्लॉयड, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इनकम ऑफ द वर्कर, दैट इज देयर परचेजिंग पावर. Thus, when the prices of every commodities and every factors of production are determined, we know which commodity will go to which consumer and in what quantity. क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसी. और अगेन परचेजिंग पावर कहाँ से, अपने प्राइस से यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी. ऐसे जितना अपने को प्राइस देना पड़ रहा है लेबर का, यानी वेज रेट जितना ज्यादा है, जितने अमाउंट हमारा लेबर में लग रहा है एम्प्लॉयड में, ये अपने को पता चल जाएगा कि इनकम ऑफ लेबर कितनी है. ठीक है, जितना हम लेबर को पे कर रहे हैं वो क्या है, लेबर की वहां पे इनकम बन जाएगी. जितना ज्यादा हम लेबर को पे कर रहे हैं उतनी ज्यादा लेबर की इनकम हो रही है, उतनी ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर आ रही है. तो जिनके पास अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो हम महंगे गुड्स, लग्जीरियस गुड्स बना सकते हैं. बट अगर लोगों की इनकम कम है यानी परचेजिंग पावर कम है, तो अपन को क्या है, थोड़े लग्जीरियस गुड्स कम बनाने पड़ेंगे, बेसिक गुड्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे. तो इससे क्या हो गया, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका भी यहाँ पे आंसर हो गया. और आंसर हमारा किसकी हेल्प से निकल के आया, पीपीसी कर्व से निकल के आया, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से निकल के आ गया है. इसके बाद आपको दिख रहे होंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो कि अपन डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो आज की क्लास को इसी के साथ मैं यहीं पे करता हूँ खत्म. और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय.
मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।